हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नेट प्लेटफॉर्म पर। आज मैं यहाँ पर स्टैटिक जीके परीक्षा धाम बुक के माध्यम से बात कर रहे हैं। जिससे कि पता होगा पिछली वीडियो में हमने इतिहास का पूरा यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम भूगोल की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा धाम की स्टैटिक जी की जो बुक आती है, इसमें सभी आपके जो है सिलेबस को कंप्लीट किया गया है। भूगोल की आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके पहले हम इतिहास की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। आपकी इतिहास भूगोल के बाद जिस चैप्टर की बात करेंगे हम सब्जेक्ट की, वो पॉलिटी की आएगा। इसके बाद अर्थव्यवस्था, फिर आपका विज्ञान, है ना। तो इस टाइप में हम सभी आपके जो है सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर कर लेंगे। अंतिम में विविध आता है, जिसमें खेल, कला, संस्कृति, पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन भी रहते हैं। ठीक है, तो इसी बुक में मध्य प्रदेश जीके को, हालांकि हम जीके की वीडियो, मध्य प्रदेश जीके की मल्टीपल किताबों की वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखी तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी हम इस बुक के माध्यम से भी कंप्लीट जो है करेंगे ही करेंगे। तो पिछली वीडियो को भी आप लोग इतिहास वाली देख लेना है। बाकी आज की वीडियो में हम सबसे पहले भूगोल की बात करेंगे और भारत का सामान्य परिचय सबसे पहले हम समझेंगे। भारत और विश्व का दोनों का भूगोल रहेगा, एक एक करके चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम पहले चैप्टर में भारत का सामान्य परिचय में अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करेंगे, क्षेत्रफल के बारे में, तटीय सीमा के बारे में, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय रेखा, सीमावर्ती देश, प्रशासनिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। अक्षांशीय अगर स्थिति की बात की है भारत की, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। भारत का देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक यहाँ पर फैला है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात किया इंदिरा कॉल है, जो कि कहां पर है आपके कहेंगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात किया तो इंदिरा पॉइंट है, ये कहां पर है आपके ग्रेट निकोबार में, जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बलांगू या किबिदु, जो कहां पर है अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात किया गौर माता, जिसे सरक्रीक भी कहते हैं, ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो भारत की जो आपके पूरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, इसकी हमने बात की। अब आता है क्षेत्रफल। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया तो 7वां बड़ा राज्य है। राज्य का मतलब होता है देश, है ना। जब पूरे विश्व के लेवल पर बात करते हो, राज्य का ही नाम में जाना जाता है। तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से बात किया तो विश्व का सबसे बड़ा देश है। हालांकि अब बात की जाए तो अगर सबसे बड़ा देश जो है पॉपुलेशन के मामले में भारत हो चुका है, जैसे चीन है, लेकिन चीन के बाद भारत आता है। लेकिन नई जो आपकी अभी जो अपडेट आएगा उसमें भारत का ही नाम आने वाला है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यह संपूर्ण विश्व के कितना क्षेत्रफल का भाग आता है प्रतिशत में, तो 2.4% भाग का नाम में जाना जाता है। अब भारत जो 7वें स्थान पर है, भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं, तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 बड़े देश के बाद अपना भारत का नाम 7वें नंबर पर आ जाता है। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की बात किया है ना, तो आप कहेंगे 3214 किलोमीटर या रखना है। और पूरब से पश्चिम की बात किया तो 2933 किलोमीटर है। भारत का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा की अगर बात की जाए, है ना, तटीय सीमा हालांकि कुछ चेंजेस भी हो चुकी है, लेकिन ध्यान से सुनना है। भारत सरकार ने 29 अप्रैल 2025 को भारत की तटरेखा की जो लंबाई है पुनः इसकी गणना की और पुनः गणने के बाद द्वीपों को मिलाकर इसकी लंबाई 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। कितना हो चुकी है, आपके लक्षद्वीप को मिला दिया जाए और आपके और किसको, अंडमान निकोबार को मिला दिया जाए, भारत की 11,098 किलोमीटर की जो लंबाई है वो आपकी हो चुकी है। भारत की सीमा में 9 राज्य आते हैं और 66 जिलों से जो है सीमा लगती है। भारत के पश्चिमी तट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल राज्य आते हैं, जो यहाँ से आपको देख पा रहे हो। और आपके अगर पूर्वी तट की बात करें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल वाले राज्य आते हैं। भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा की बात किया है तो गुजरात राज्य की है। सबसे लंबी तटीय सीमा की बात किया ये वाली आपकी 2340 किलोमीटर है। और सबसे छोटी तटीय सीमा की बात किया गोवा की है, यहाँ पर 193 किलोमीटर। पूर्वी तट में सर्वाधिक सीमा तमिलनाडु की है, 1068 किलोमीटर स्पर्श करती है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार किसी देश की जलीय सीमा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रादेशिक जल सीमा सबसे पहले आती है, जिसे 12 नॉटिकल मील में नापा जाता है। संलग्न क्षेत्र की बात किया है तो प्रादेशिक सीमा से संलग्न क्षेत्र आपका 24 नॉटिकल मील में आता है, याद रखना है। और अन्य आर्थिक क्षेत्र में बात किया है तो आपके प्रादेशिक सीमा से आपके अन्य आर्थिक क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील में जो है मापा जाता है।
तो यहाँ पर आपकी प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र और अन्य नार्तिक क्षेत्र की बात करें 200 नॉटिकल मील तक के लिए जाना जाता है। अब आता है भारत में कर्क रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो स्थिति देखने को मिलेगी 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा के साथ मिजोरम राज्य से कर्क रेखा जो है गुजरती है। भारत की एक ऐसी नदी है जो माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। माही नदी के यहाँ काटा और फिर यह कहाँ काटा। माही नदी भारत की है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो भारत जो है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, केंद्रीय देशांतर रेखा है जो कि नैनी मिर्जापुर से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे का समय बताता है। इंग्लैंड में अगर दोपहर में 12 बजे हैं तो आप भारत में शाम को 5:30 बजते हैं। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश है। एक ऐसा राज्य है जहां पर कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों काटती एक दूसरे को, आप कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य, ये भी याद रखना है। अब देखो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, सीधी सी बात है, आप मैप को रख के बैठोगे, मैप रखा होगा तो बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। अब हम सीमावर्ती देशों के बारे में बात किया है, तो भारत में जो सीमावर्ती देश हैं वो 7 है। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, जिसकी सीमा सबसे लंबी लगती है, चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। बांग्लादेश की बात करें 4096 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा साझा होती है। दूसरे स्थान पर चीन 3488 किलोमीटर में साझा करता है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की साथ सीमा साझा होता है। फिर तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, 3323 किलोमीटर सीमा साझा होती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की सीमा लगती है। तीसरे स्थान पर नेपाल आता है 1751 किलोमीटर में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा होती है। इसके बाद म्यांमार आता है 1643 किलोमीटर में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम के साथ सीमा साझा होती है। इसके बाद भूटान आता है 699 किलोमीटर में। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से सीमा लगती है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की लगती है और लद्दाख केवल इसमें जो है आपका सीमा साझा करता है। अगर हम प्रशासनिक स्थिति की भारत की बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2011 में भारत में कुल जिलों की संख्या 640 थी, 2025 में बढ़कर 780 हो चुकी है। 2011 में भारत में गांवों की संख्या 6,40,000 थी। अब ये क्यों लिखा है सामने, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। सभी की राजधानी आपको शायद पता होगी, तो हम इसको अवॉइड करें या पढ़ चलो कर ही देते हैं, 1 मिनट का समय लगेगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। जो 28 राज्य हैं इनकी हमने अभी राजधानियों की बात करी। 8 यूनियन टेरिटरीज की बात किया तो अंडमान निकोबार की श्री विजयपुरम हो चुकी है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीप दोनों को 26 जनवरी 2020 को मिला दिया गया है। दोनों की राजधानी दमन है। दिल्ली की दिल्ली, लद्दाख की लेह राजधानी है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, पांडुचेरी की पांडुचेरी राजधानी है। भारत से अंतरराष्ट्रीय रेखाओं की बात किया, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के साथ है। 24 समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान के साथ है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के साथ है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के साथ है और डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में। कुछ और भी जैसे जॉनसन लाइन 1865 में, मैकडोनाल्ड लाइन 1893 में, चीन और भारत लद्दाख के मध्य में अंतरराष्ट्रीय रेखाएं हैं। वर्तमान में रेखाओं को चीन जो है गैर कानूनी मानता है। गलवान घाटी की बात करें तो भारत चीन के बीच में है। सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कच्छू दीफू विवाद भारत श्रीलंका के बीच में है। काला पानी विवाद भारत नेपाल के बीच में है। सोस्ता क्षेत्र विवाद भारत और नेपाल के बीच में। ये जितने भी विवाद हैं, ये 5 विवाद अंतरराष्ट्रीय भारत के साथ जो है लग रहे हैं। राजनीतिक स्थिति, लोकसभा की सीट वर्तमान में 550 हो चुकी है, वर्तमान में 543 है। राज्यसभा की सीट 250 है, वर्तमान में 245 एक्टिव है। विधान परिषद 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
आपको याद रखना है विधानसभा सभी राज्यों में होती है, विधान परिषद भारत में केवल 6 राज्यों में। याद कर लो, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में है, बिहार के बाद नीचे आप महाराष्ट्र में आएंगे, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, फिर आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। तो ये आपके 6 जो राज्य हैं यहाँ पर विधान परिषद देखने को आपको मिल जाएगी। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारा भूगोल का आता है, पर्वत, मैदान, पठार, तट, दर्रे एवं द्वीप। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना है। और यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदानों की बात की है। सबसे पहले पर्वत श्रेणी पठारी की बात की जा रही है, कहां पर है स्थिति और विशेष क्या रहा है। फिर काराकोरम श्रेणी की बात की, लद्दाख में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टिन जिसे कहते हैं, केटू के नाम से जानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। लद्दाख श्रेणी लद्दाख में है। कैलाश पर्वत और अक्साई चीन लद्दाख श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। जास्कर पर्वत श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है। नंदा देवी उत्तराखंड भारत में है, ऊंचाई 7816 मीटर है। कंचनजंगा सिक्किम भारत में है। भारत में सबसे ऊंची चोटी 8598 मीटर है। डफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और असम में है। अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि चीन और भारत की सीमा पर है। मिसमी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बुम नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, म्यांमार और भारत की सीमा बनाती है। नागा पहाड़ियां नागालैंड में है, भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करती हैं। मिजो पहाड़ियां मिजोरम में लुसाई पहाड़ी पर स्थित हैं। सबसे ऊंची चोटी फोंगबुई ब्लू माउंटेन के रूप में, नीला पर्वत के रूप में जानी जाती है। मिकिर पहाड़ियां असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में है, सबसे ऊंची चोटी डम्बू चको है। गारो पहाड़ियां मेघालय में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी नौकरेक है। खासी पहाड़ियां मेघालय में है। नासिन नाम और चिरापुंजी इन्हीं पहाड़ियों पर दुनिया का सबसे वर्षा का स्थान है। जयंतिया पहाड़ियां मेघालय राज्य में है। अरावली पहाड़ी राजस्थान गुजरात पर है और अरावली पर्वत एक पुराना अवशिष्ट पर्वत है। राजमहल पहाड़ियां झारखंड छोटा नागपुर पठार पर हैं। इन पर संथाल और मुंडा जैसी जनजातियां निवास करती हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ में है। सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी भाग राजपीपला, मध्य भाग महादेव और पूर्वी भाग मैकाल जो है कहलाता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल का मध्य भाग भांडेर श्रेणी और पूर्वी भाग कैमूर श्रेणी कहलाता है। अजंता पहाड़ियां महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा अजंता की गुफाएं विश्व में प्रसिद्ध हैं। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईबुड़ी 2695 मीटर है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है, जहां पर पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। सत्यमंगलम पहाड़ी तमिलनाडु में है। जावड़ी और सेवराई हिल्स भी तमिलनाडु में है। सीसाचलम पहाड़ियों की बात करें आंध्र प्रदेश राज्य में है। अरमाकोंडा सितमाकोंडा आंध्र प्रदेश में है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी और गर्जत हिल्स उड़ीसा में है। इलायची की पहाड़ियां केरल, तमिलनाडु में है और भारत में दक्षिणतम पर्वत पहाड़ियां यहाँ पर जो है आपकी पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में कुछ प्रमुख घाटियां भी देखने को मिलेगी, जिसमें कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। मलना घाटी हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। तो आपकी ये सब घाटी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कश्मीर घाटी का नाम से ही संबोधित होता है, जम्मू कश्मीर में है। नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में है। चुम्बा घाटी और यूथांग घाटी ये दोनों आपकी सिक्किम राज्य में स्थित है। हिमालय में कुछ प्रमुख आपके हिमनद एवं ग्लेशियर है। बात की जाए जैसे सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है और जो कि भारत का सबसे बड़ा 76 किलोमीटर में फैला यह ग्लेशियर है और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान या युद्ध स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद आता है हिस्पर ग्लेशियर, जो कि ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में है। इसकी कुल लंबाई 61 किलोमीटर है। सोनापानी ग्लेशियर लघु हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है और जेमू ग्लेशियर भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत के जेमू ग्लेशियर, जहां पर तिस्ता नदी का जो है उद्गम होता है। ठीक है, तो ये कुछ ग्लेशियर जो भारत में इंपोर्टेंट है। हिमालय के प्रमुख फॉल्ट भी हैं, जैसे हिंज लाइन या सचर जोन कहते हैं, जो कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसे एमसीटी कहते हैं, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। मेन बाउंड्री फॉल्ट जिसे एमबीटी कहते हैं, लघु एवं शिवालिक हिमालय के बीच में है। ठीक है, चलिए कुछ भारत की प्रमुख चोटियां हैं, जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू जिसे गार्डविन आस्टिन कहते हैं 8611 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो आप कहेंगे कंचनजंगा है और यह 8597 मीटर सिक्किम राज्य में है। अरावली एवं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। सतपुड़ा एवं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना या गुडविल कहते हैं 752 मीटर है।
गिर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ 1117 मीटर गुजरात राज्य में है। नीलगिरी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर केरल राज्य में है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर केरल राज्य में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ 1690 मीटर आंध्र प्रदेश राज्य में है। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अरमाकुंडा 1680 मीटर है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली 1672 मीटर उड़ीसा में है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सरामती, जिसे सैरामती भी कहते हैं, 3826 मीटर नागालैंड राज्य में है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 732 मीटर उत्तरी अंडमान में है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर 874 मीटर पर है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गोरलाटा, जिसे सांबरी पाट भी कहते हैं, 1225 मीटर पर है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ गिरिडीह जिले में स्थित है। तो ये कुछ आपकी चोटियां हैं जो भारत में किस राज्य में किस पर्वत श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटियां हैं, इसके बारे में बात की है। भारत के प्रमुख कुछ मैदान हैं जिन्हें हम 3 आधारों पर बांटेंगे, प्रादेशिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर और अन्य मैदानों के क्षेत्र में। सबसे पहले प्रादेशिक आधार पर बात किया है, पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा दिल्ली में फैला है। इसके अंतर्गत ब्यास सतलज और ब्यारी दोआ मतलब कि ब्यास रावी आते हैं। इसका निर्माण सतलज, रावी और ब्यास नदियों के द्वारा किया गया है। राजस्थान का मैदान अरावली की पश्चिमी भाग पाकिस्तान के सीमा तक है। यह शुष्क मरुस्थली मैदान है, 800 किलोमीटर तक फैला है। इस मैदान में माही, लूनी, घग्गर और बनास नदियां प्रवाहित होती हैं। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में फैला है। इस नदी का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है, 1400 किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान असम, अरुणाचल प्रदेश में विस्तार है। हिमालय पर्वत और मेघालय पठार के बीच में एक लंबा और सकरा मैदान है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। प्रादेशिक आधार के बाद हमारा आता है भौगोलिक आधार, जिसमें भाबर का मैदान पंजाब से असम तक फैला है। शिवालिक के दक्षिण में है, गिरिपथ क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर छोटी छोटी नदियां भूमिगत हो जाती हैं। तराई का मैदान भाबर मैदान के दक्षिण में दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर नदियां भूमिगत न बहकर सतह पर निकल आती हैं, जिसे तरबी मैदान भी के रूप में जाना जाता है। कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी की यहाँ पर मैदान देखने को मिलता है। इसके बाद बांगर का मैदान आता है, दो नदियों के मध्य के दोआब कहते हैं। पुरानी जड़ों मैदानों को बांगर कहा जाता है, जहां पर भूड़, रेह, धाया जैसे मैदानों की बांगर मिट्टी, क्योंकि पानी हर वर्ष नहीं पहुंच पाता है, जल हर वर्ष नहीं पहुंच पाता है, जिसमें बांगर मिट्टी पाई जाती है। खादर मैदान नई जलोढ़ मिट्टी मृदा से निर्मित मैदान को सर्वाधिक उपजाऊ मैदान होता है। हर वर्ष बाढ़ग्रस्त मैदानों के क्षेत्र में इसको गिना जाता है। कुछ अन्य मैदान में जैसे अवध का मैदान उत्तर प्रदेश में है, मिथिला का मैदान और मगध का मैदान बिहार में है, बारिंद का मैदान पश्चिम बंगाल में है, रोही का मैदान, छप्पन का मैदान, पीडमोंट का मैदान, मालवा का मैदान राजस्थान में है, रोहिलखंड का मैदान उत्तरी दिल्ली में है और लसगर का मैदान मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मैदान है जो अलग अलग नामों में जाने जाते हैं। अब कुछ दोआब भी हैं, जैसे सिंध दोआब, सिंध सागर दोआब सिंध और झेलम के बीच में है। चेच दोआब झेलम और चिनाब के बीच में है। रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच में है। पारी दोआब ब्यास और रावी के बीच में है। बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज नदी के बीच में है। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है, उसी को हमने दोआब अभी जाना है। ठीक है, ग्रेट हिमालय के बाद लघु हिमालय, आपका फिर शिवालिक हिमालय, भाबर, तराई, बांगर, खादर, आपका फिर यहाँ पर डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है जितने भी मैदान है हमने इसकी यहाँ पर बात की है। अब आता है भारत के प्रमुख पठार। देखो पठार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पठार से एग्जाम में क्वेश्चन एक आ जाता है। मध्य भारत के पठार की बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले हैं। मध्य भारत का पठार में सरसों की हांडी कहा जाता है। पार्वती, चंबल, बनास, कूनो और सीप नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। इसके बाद आता है मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश में है। अरावली और विंध्याचल पर्वत के मध्य में यह फैला है। सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु के रूप में बताया है। इसके बाद आता है बुंदेलखंड का पठार, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है। बुंदेलखंड के पन्ना जिले से भारत में सर्वाधिक हीरा का उत्पादन किया जाता है। खजुराहो, ओरछा, चंदेरी, देवगढ़ जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यहाँ पर फैले हुए हैं। इसके बाद बघेलखंड का पठार आता है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला है। लाल पीली मिट्टी की अधिकता के कारण चावल का उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है। बघेलखंड पठार में साल वृक्ष सर्वाधिक रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है छोटा नागपुर का पठार, जो कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में फैला है।
खनिजों की अधिकता के कारण भारत का रुर प्रदेश कहा जाता है और खनिज उत्पादन में छोटा नागपुर पठार विश्व में या भारत में सर्वाधिक पठारी क्षेत्र है। काठियावाड़ पठार का मैदान गुजरात में फैला है। काली मिट्टी के होने के कारण मूंगफली और कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में फैला है। भारत का सबसे बड़ा पठार है। कलसूबाई दक्कन पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं और विशाल चट्टानों से हुआ है। दंडकाराय पठार का निर्माण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्य में फैला है। चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह पठार सर्वाधिक नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र में फैला है। महानदी, तेल, औंग यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। रॉयल सीमा का पठार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। इस पठार पर लाल पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तंबाकू और मक्का उत्पादन के लिए यह रॉयल सीमा का पठार प्रसिद्ध है। पठार को टेबल लैंड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा पठार इस तरीके से होते हैं और टेबल भी इस तरीके से होती है, तो इसीलिए टेबल लैंड कहा जाता है। झारखंड के नेतरहाट को छोटा नागपुर पठार की रानी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार 3 प्रमुख पठारों से मिलकर बना है। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ पहाड़ी है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, भारत में रायसीना पहाड़ी पर ही स्थित है। अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो मालवा का पठार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर, बघेलखंड का पठार, ये पूरा दक्कन का पठार है। और गुजरात में काठियावाड़ का पठार देखने को मिलेगा। ये आपके रॉयल सीमा का पठार, ये आपके दक्कन का पठार है। यहाँ पर आपको शिलोंग का पठार देखने को मिल जाता है। तो भारत में पठारों की स्थिति को आप याद कर लो मैप के माध्यम से। हालांकि मैं आपसे ऑलरेडी बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पठार 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है भारत की तटीय मैदान। अब भारत के तटीय मैदान भी 2 रूपों में बांटे जाते हैं, आप सभी को पता होगा, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये आपका वेस्टर्न और आपका ये ईस्टर्न आता है। पश्चिम तटीय मैदान में काठियावाड़, कोकट, कैनरा एवं कैनल और आपके मालाबार। वहीं आपके पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार, उत्कल, गोलकुंडा और कोरोमंडल। अब ये नया आपने सुना होगा, लेकिन नया आविष्कार हो चुका है। पश्चिमी तटीय मैदान में हम सबसे पहले काठियावाड़ की बात करें, गुजरात से दमन तक फैला हुआ है। पंडित दीनदयाल, कांडला, दाहेज और मुंद्रा जैसे बंदरगाह यहाँ पर स्थित हैं। कोंकण तट में बात करें तो दमन से गोवा तक फैला हुआ है। मुंबई और नाहवा सेवा यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह हैं। कैनरा तट गोवा से न्यू मंगलौर तक फैला हुआ है। यहाँ पर कन्नड़ तट के नाम से भी इसको जाना जाता है। न्यू मंगलौर और मार्मुगांव जैसे यहाँ पर प्रमुख बंदरगाहें हैं। मालाबार तट न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ कोची तट प्रमुख बंदरगाह है, मसाला बंदरगाह जिसे कहा जाता है। और मालाबार तट में बालू से थोरियम और मोनेजाइट के खनिज प्राप्त यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर पश्चिम के बाद आता है पूर्वी तटीय मैदान। सबसे पहले उत्तर में उत्तरी सरकार तट पश्चिम बंगाल से महानदी डेल्टा तक फैला है। हल्दिया और कलकत्ता बंदरगाह है। उत्कल तट में यह उत्तरी सरकार तट के दक्षिण में है। महानदी से कृष्णा नदी तक फैला है। उत्कल तट का प्रमुख बंदरगाह पारादीप उड़ीसा में है। गोलकुंडा तट कृष्णा नदी से कावेरी तक फैला हुआ है। यहाँ पर विशाखापत्तनम प्रमुख बंदरगाह है, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कोरोमंडल तट कावेरी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। लौटते हुए मानसून सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर ही होती है। कोरोमंडल तट चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आप देख सकते हो, काठियावाड़, कोकण, कैनरा जिसे कन्नड़ भी कहते हो, मालाबार, ये आपका उत्तरी सरकार, उत्कल, गोलकुंडा और कोरोमंडल तट, ये दोनों आपके कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिल जाते हैं। कुछ प्रमुख छोटे छोटे तट है, जैसे मांडवी तट, बैरावल तट सोमनाथ पर है, गुजरात में राज्य में। जुहू तट, अलीबाग और मारबे तट महाराष्ट्र में है। अगोदा तट, बागा बीच गोवा में है। ओम तट, उल्लाल तट, देव बाग तट कर्नाटक में है। लाइट हाउस अशोका तट केरल में है। मरीना भारत का सबसे बड़ा तट चेन्नई तमिलनाडु में है। ऋषिकोंडा तट आंध्र प्रदेश में है। पुरी तट, कोणार्क तट, गोपालपुर तट उड़ीसा में है। गंगा सागर तट शंकरपुर और फैजरगंज पश्चिम बंगाल में है। एलिफेंटा तट अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ये कुछ तट है जो एग्जाम में हालांकि कभी कभी मिलाने के लिए भी रहते हैं, कौन सा तट के बाद कौन सा तट है, ऐसे भी आपको याद कर लेना चाहिए। अब आते हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूह। अब भारत में द्वीप समूह भी 3 रूपों में है, अरब सागर में द्वीप, बंगाल की खाड़ी में द्वीप और नदी द्वीप। ये आप देखोगे यहाँ पर अरब सागर में द्वीप आ जाएंगे, ये बंगाल की खाड़ी में द्वीप आ जाएंगे और कुछ नदी द्वीप के अंदर द्वीप बने हैं। उसके बारे में सबसे पहले हम अरब सागर के द्वीप पे बात किया है तो आलिया बेट कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में है। इसका निर्माण नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने के मध्य में हुआ है और यहाँ से पेट्रोलियम उत्पादन जो है किया जाता है। हादिया बेट खंबात की खाड़ी में ये भी है, नर्मदा और ताप्ती नदी पर स्थित है। पीरम बेट ये भी खंबात की खाड़ी में है, भावनगर जिले में है और नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
बॉम्बे हाई महाराष्ट्र मुंबई में है, मुंबई के पास भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम का स्रोत है। बासीन द्वीप महाराष्ट्र में है, पेट्रोलियम का एक छोटा स्रोत है। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा गुफाएं इसी द्वीप पर स्थित है। जवाहर द्वीप महाराष्ट्र में है, इसे कसाई द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। सॉल्सेट द्वीप महाराष्ट्र में, थाड़े इसी द्वीप पर प्रमुख बसा शहर है। चोराबो द्वीप गोवा में है, यहाँ पर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिल जाता है। विलिंगटन द्वीप केरल में है, केरल के बेमनाड झील पर स्थित है। और लक्षद्वीप अरब सागर में है। कोरल मूंगा पर निर्मित है, जिसे एटॉल द्वीप है। छोटे 36 द्वीप यहाँ पर शामिल देखने को मिल जाएंगे। तो अरब सागर के बाद आती है बंगाल की खाड़ी के कुछ द्वीप, जैसे न्यू द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। भारत और बांग्लादेश के मध्य में अधिकार क्षेत्र को लेकर 1981 से विवादित है। कलश द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत यह आता है। गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के मुहाने पर है, इसे सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा राज्य में है, भारत का मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर है। पुराना नाम व्हीलर द्वीप था, इसका अब्दुल कलाम द्वीप वर्तमान में हो चुका है। और यहाँ पर चांदीपुर, बालासोर जैसे छोटे अन्य द्वीप भी हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। पम्बन द्वीप तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी स्थित है। बैरन द्वीप अंडमान के पूर्वी क्षेत्र में है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंतिम उद्गार इसमें 5 नवंबर 2020 को हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। शहीद द्वीप अंडमान निकोबार में है, इसका पुराना नाम नील द्वीप था। सुभाष चंद्र बोस द्वीप अंडमान निकोबार में, इसका पुराना नाम रॉस द्वीप था। और स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार में, इसका पुराना नाम हैवलॉक द्वीप। ये तीनों द्वीप आपके अंडमान निकोबार में, इसके नए नाम शहीद द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप और स्वराज द्वीप हो चुका है। कुछ नदी द्वीप भी है, जैसे माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 2017 में भारत का पहला नदी द्वीप जिला घोषित किया गया है। उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, सुनहरे लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। श्रीरंगपट्टनम द्वीप कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु राज्य में है। और मांदाता द्वीप नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित यह द्वीप है। तो आपके 4 ऐसे द्वीप हैं जो नदी द्वीप हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा वाला चैप्टर देखो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। चाहो तो इसको 1-2 बार याद कर लेना, 1-2 बार वीडियो लगातार देख लेना या नोट्स बना लेना, बहुत इंपोर्टेंट है। अब आता है भारत के प्रमुख दर्रे। अब भारत के प्रमुख दर्रों में भी सबसे पहले हिमालय क्षेत्र के दर्रे आते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के दर्रे आएंगे, फिर कुछ अन्य दर्रे आएंगे। तो हम सबसे पहले देखो बात करेंगे हिमालय क्षेत्र के दर्रों की, है ना। हिमालय क्षेत्र में काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके और चीन को जोड़ता है। दूसरा आता है जोजिला दर्रा, लद्दाख में है, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है, भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग वाला दर्रा है। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर से गिलगित एवं मध्य एशिया को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है और जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पुलवामा से कोठीपुरा को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, मनाली से लेह को आपस में जोड़ता है और इस दर्रे से रावी और व्यास नदी का उद्गम होता है। तिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी का निर्माण किया जाता है और इस दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लेह से मंडी को जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है। लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में है, यह दर्रा कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर यात्रा जाने के लिए इसी दर्रे का उपयोग किया जाता है, लिपुलेख दर्रे का। नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में है, मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने वाले यात्रियों को नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रे का ही यात्रा करनी पड़ती है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है, चुम्बा घाटी से तिब्बत को जोड़ता है। जेलेपला दर्रा भी सिक्किम राज्य में है, सिक्किम को भूटान को आपस में जोड़ता है। बोमडीला दर्रा की बात किया अरुणाचल प्रदेश में है, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत के लहासा को जोड़ता है। यांगपांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगपांग दर्रे से ही प्रवेश करती है। दिफू दर्रा की बात किया अरुणाचल प्रदेश में है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। और एक तुजू दर्रा है जो कि मणिपुर राज्य में है, यह दर्रा इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। तो ये हिमालयी कुछ क्षेत्र के दर्रे हैं, आपको याद करा देते हैं। काराकोरम लद्दाख, जोजिला लद्दाख, गुरजिला जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, पीरपंजाल जम्मू कश्मीर, रोहतांग सिपकीला और बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश, माना लिपुलेखला और नीति उत्तराखंड, नाथुला और जयलेपला सिक्किम, बोमडीला यांगपांग और दिफू अरुणाचल प्रदेश और तुजू आपका मणिपुर। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के दर्रों की अगर बात की जाए तो हाथीगोड़ा दर्रा राजस्थान में है, हाथीगोड़ा दर्रा यह पाली और राजसमंद मार्ग को जोड़ता है। गोरम घाट दर्रा राजस्थान में है, सिरोही और उदयपुर मार्ग को जोड़ता है। असीरगढ़ बुरहानपुर में बात किया मध्य प्रदेश राज्य में है, यह दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है इस दर्रे को। फालघाट दर्रा पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में है। अम्बा घाट
महाराष्ट्र में है, और भूर घाट पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। ये तीनों आपके थाल घाट, भूर घाट, अंबा घाट महाराष्ट्र में है। पाल घाट केरल तमिलनाडु में है। यह कोझिकोड पश्चिमी घाट से कोयम्बटूर पूर्वी घाट को जोड़ता है। सैन्यकोटा केरल राज्य में स्थित है। अब कुछ अन्य दर्रे हैं, जैसे खैबर दर्रा, खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत पर है। इस दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, खैबर दर्रे को। इसी दर्रे से सिकंदर, गजनबी, बाबर, तैमूर जैसे व्यक्तियों ने भारत में प्रवेश किया। बोलन दर्रा पाकिस्तान में है। भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने इस दर्रे से प्रवेश किया था। और गोमल दर्रा पाकिस्तान में है। इस दर्रे से मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रवेश किया था। तो खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा, ये तीनों दर्रे पाकिस्तान में और भारत से प्रवेश करने के रास्ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ दर्रे थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हमारा आता है भारत की नदियां। और भारत की नदियां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से फैक्ट बहुत होते हैं। बहुत अच्छे से इसको आप लोग याद करिएगा। भारत की नदियों में सबसे पहले हम हिमालयी नदियों की बात करेंगे, और हिमालयी नदियों में भी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी होंगी। इसी तरह प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों में लेकिन दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। एक आपकी होती है जो अरब सागर की शाखा में, दूसरी आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा में गिरने वाली नदियों की बात करेंगे। तो अब एक एक करके सभी नदियों पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी का जो उद्गम है बोखरछू ग्लेशियर मानसरोवर झील से होता है। अरब सागर में क्या करती है, अपना मुहाना बनाती है। 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज, काबुल, हुंजा, नुब्रा और गिलगित जैसी इसकी नदियां सहायक नदी हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौता 1960 में किया गया था। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। दूसरी नदी आती है झेलम नदी, जो कि जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी मतलब कि पाकिस्तान के पास में मुहाना बनाती है। 725 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। यह नदी भारत पाकिस्तान के मध्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा को बनाती है। तीसरी आती है चिनाब नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में मिलती है। 960 किलोमीटर की लंबाई है। झेलम, रावी और तवी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद आती है रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से निकलती है। चिनाब नदी में पाकिस्तान में अपना मुहाना बनाती है। 720 किलोमीटर की लंबाई है। लाहौर एवं पठानकोट शहर रावी नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद व्यास नदी। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से निकलती है। सतलज नदी पंजाब में अपना मुहाना बनाती है। 470 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मंडी शहर व्यास नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद आती है सतलज नदी, जो कि राकसताल मानसरोवर झील के पास से निकलती है। चिनाब नदी पाकिस्तान में अपना मुहाना बनाती है। 1450 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। व्यास इसकी प्रमुख सहायक नदी है। लुधियाना शहर सतलज नदी के किनारे ही स्थित है। अब आती है प्रमुख नदी गंगा नदी, जो कि देवप्रयाग से आप कहेंगे निकलती है। मतलब कि निकलती तो गोमुख से है, लेकिन देवप्रयाग में गंगा नदी कहलाती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, तमस और सोन जैसी नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा घोषित किया गया है। इसके बाद आती है गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के फुलेहर झील से निकलती है। गंगा नदी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अपना क्या बनाती है, मुहाना बनाती है। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। घाघरा नदी मापसाचुंग ग्लेशियर नेपाल से निकलती है। गंगा नदी छपरा बिहार में अपना मुहाना बनाती है। सरयू, शारदा, राप्ती, करनाली, छोटी गंगा जैसी नदियां इसकी सहायक नदी हैं। नेपाल में घाघरा नदी को कर्णाली के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी धौलागिरी पर्वत नेपाल से निकलती है। गंगा नदी पटना में अपना मुहाना बनाती है। नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती है कोसी नदी। कोसी नदी जो है गोसाईनाथ नेपाल से निकलती है, याद रखना है। और यह गंगा नदी भागलपुर बिहार में अपना मुहाना बनाती है। कोसी, अरुण, तामूर और दूध कोसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेपाल में कोसी नदी को अरोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती है महानंदा नदी। महानंदा नदी सिक्किम से निकलती है। गंगा नदी बांग्लादेश में मुहाना बनाती है। भारत में बाएं तरफ से आने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। गंगा नदी पटना बिहार में मुहाना बनाती है। 780 किलोमीटर में सोन नदी की लंबाई है। रिहन, गोपत, कान्हर, जोहिला और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर ही स्थित है। इसके बाद आपकी आती है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी में प्रयागराज में मुहाना बनाती है।
1376 किलोमीटर में चलती है, बहती है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद चंबल नदी महू, जानापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। यमुना नदी में अपना मुहाना बनाती है, इटावा उत्तर प्रदेश पे मुहाना बना लेती है। 965 किलोमीटर की लंबाई है। बनास, काली सिंध, पार्वती जैसी नदियां इसकी सहायक नदी हैं। भारत को सर्वाधिक अवनलिका प्रदन बीहड़ प्रभावित नदी को बात की जाए तो चंबल नदी को ही कहा जाता है। सिंध नदी विदिशा मध्य प्रदेश से निकलती है। यमुना नदी में जालौन उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। 470 किलोमीटर लंबाई है। कुआरी, पाहुज, मऊर और चौपन जैसी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अटल सागर बांध इसी नदी पर स्थित है। इसके बाद आती है बेतवा नदी, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश से निकलती है। हम यमुना नदी में हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मुहाना बनाती है। 590 किलोमीटर में बहती है। धसान, जामनी और बीना इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा, गंगा के समान पिंडदान के कारण मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। केन नदी कटनी मध्य प्रदेश से निकलती है। यमुना नदी बांधा में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। 427 किलोमीटर में बहती है। सोनार, उर्मिल, चंद्रावल, सोनार, गुदेन, उस्मिंडसन जैसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तवा नदी की बात किया महादेव हिल्स, जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी बांद्राभान नर्मदापुरम में यह मुहाना बनाती है। 172 किलोमीटर लंबाई में बहती है। देनवा, मालनी, माचना, उत्सुक तवा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी तवा नदी है। टोंस या तमस जिसे कहते हैं, झुकेरी गांव मेहर तमसकुंड से निकलती है। गंगा नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। 265 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। बीहड़, महाना और बेलन के लिए इसको जाना सहायक नदियां हैं। पूर्वा जलप्रपात आप कहेंगे टोंस नदी पर ही स्थित है। क्षिप्रा नदी इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी राजस्थान में अपना मुहाना बनाती है। 195 किलोमीटर में बहती है। गंभीरा, खान और सरस्वती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सिंगस्त महाकुंभ का मेला क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में लगता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को ही कहा जाता है। इसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो आंगसी ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। 2900 किलोमीटर में यह बहती है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, दिखो, बराक, सुवनसिरी, रंगा, बूढ़ी देहांग, कामिंग, मानस, संकोच और तिस्ता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बड़वा पर्वत यांगपांग दर्रे से भारत में आए जो है प्रवेश करती है। तिस्ता नदी की बात करें चोलामू झील मतलब कि सिक्किम से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में मुहाना बनाती है। रंगीत और लाछिन नदी की सहायक नदियां हैं। भारत बांग्लादेश के बीच में विवादित नदी है। बैनगंगा नदी सिवनी मध्य प्रदेश से निकलती है। गोदावरी महाराष्ट्र में मुहाना बनाती है। हिर्री नदी और पेंच नदी इसकी सहायक नदियां हैं। वर्धा नदी बैनगंगा नदी का संगम प्राणहिता कहलाता है। पेंच नदी की बात किया जामई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से निकलती है। कान्हा नदी महाराष्ट्र में यह मुहाना बनाता है। जाम नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। द जंगल बुक पुस्तक में मोगली की कहानी पेंच नदी का ही वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब हमने यहाँ पर जो है हिमालयी नदियों के बारे में बात की। अब आता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे पहले हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात कर लेते हैं। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, शत्रुंजी एवं मांडवी। अब ये अरब सागर समझ रहे हो ना, ये भारत का मैप, ये आपका अरेबियन सी, ये आपका बे ऑफ बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। और यहाँ पर जितनी भी नदियां गिरती हैं वो आपकी अरब सागर की गिरने वाली नदियां। जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं जिसमें दामोदर, स्वर्णरेखा, बेतरणी, ब्रह्माणी, महानदी, गोदावरी, ये आपके दोनों डिवीजन है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का। ठीक है, अब सबसे पहले हम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में मतलब कि जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं उसकी बात करेंगे। साबरमती नदी जो है अरावली पर्वत के उदयपुर राजस्थान से निकलती है। खंबात की खाड़ी में इसका अपना मुहाना बनाती है। 371 किलोमीटर में बहती है। हरनब, हतमाटी, मधुमती और बकाल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद में गांधी जी का साबरमती आश्रम स्थित है। इसके बाद आता है माही नदी। माही नदी मिंडा गांव धार मध्य प्रदेश से निकलती है। खंबात की खाड़ी में ये भी मुहाना बनाती है। 583 किलोमीटर में बहती है। सोम, चाप, अनास और जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद आती है नर्मदा नदी। अमरकंटक अनूपपुर मध्य प्रदेश से निकलती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। 1312 किलोमीटर में यह बहती है। बंजर, शेर, सक्कर, तवा, हिरण, बारना, कोलार, मान जैसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य में रिफ्ट घाटी में रहती है। जैसे ये आपकी हो जाएगी विंध्याचल, ये आपकी हो जाएगी सतपुड़ा, इन घाटियों के बीच से यह आपकी नर्मदा नदी बहती है। मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के कारण नर्मदा को कहा जाता है। इसके बाद आती है ताप्ती नदी जो कि मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाती है।
724 किलोमीटर बहती है, जिसमें गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती और अरुणवती प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत जो कि महाराष्ट्र की है, इसके मध्य में प्रवाहित होती है। इसके बाद आती है लूनी नदी जो कि अरावली पर्वतमाला से निकलती है। कच्छ के रण गुजरात में अपना मुहाना बनाती है। यह नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। मांडवी नदी भीमगढ़ कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में मुहाना बनाती है, 111 किलोमीटर में बहती है। मांडवी जल विवाद गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों राज्यों के बीच में फैला हुआ है। तो हमने पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात की, अब आता है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। पूरब में सबसे पहले आती है दामोदर नदी जो कि छोटा नागपुर पठार के झारखंड से निकलती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में अपना मुहाना बनाती है, 552 किलोमीटर में बहती है। कोनार, बराकर और द्वारकेश्वर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दामोदर को मृत नदी के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठार झारखंड से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है, 474 किलोमीटर में फैली हुई है। रांडू, हरमू, डामरा, गुरमा, कांची इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और यह नदी झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। इसके बाद महानदी आती है जो कि सिहावा हिल्स, रायपुर, छत्तीसगढ़ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में बहती है, मुहाना बनाती है, 857 किलोमीटर बहती है। शिवनाथ, हसदेव, मंद, सोंदुर, पेरी, ओंग और तेल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है और छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को ही कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद कर लेना है। गोदावरी नदी त्रंबक, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है, 1465 किलोमीटर बहती है। पैनगंगा, बर्धा, बैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और सेल्यूरू गोदावरी की सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं और बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 1400 किलोमीटर में बहती है। दूध गंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात किया तो ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 800 किलोमीटर में बहती है। हेमवती, हिमसा, अर्कवती, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती और भवानी इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है भारत के बांध, जलप्रपात, झीलें। नदियों के बारे में प्रॉपर हमने बात कर ली, अब हम भारत के बांध, जलप्रपात, झीलों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बांध और परियोजनाओं की बात करेंगे, फिर संयुक्त परियोजनाओं की बात करेंगे। तो बांध और परियोजनाओं में दुल्हस्ती परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। किशनगंगा नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। बगलिहार चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। नाथरा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद लुहरी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। पौंग बांध ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। भांगड़ा नागल सतलज नदी पर है, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है, पंजाब में। टेहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर है, उत्तराखंड में। कोटेलेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। पंचेश्वर परियोजना काली नदी पर है, उत्तराखंड में। गोविंद बल्लभ पंत रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। लवकुश बैराज गंगा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। माही इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। माही जमनालाल परियोजना माही नदी पर है, राजस्थान में। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, राजस्थान में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में। बबली परियोजना गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र राज्य में। गंगापुर बांध गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में। शिवाजी सागर कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। खड़क वासला बांध मूथा नदी पर है, महाराष्ट्र में। अब ये जो आप बहुत सुन देखते पढ़ रहे हो, याद तो ऐसे होंगे नहीं, 2-3 बार देख लोगे तो प्रॉपर आपको याद हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अलमाटी बांध की बात किया कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। इडुक्की मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर है, केरल राज्य में। मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु राज्य में। नागार्जुन सागर बांध आप कहेंगे कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। पोचमपाद गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में। इसके बाद हीराकुड जो कि सबसे लंबा बांध है, महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में। खड़क्का बांध हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। तिस्ता परियोजना तिस्ता नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। तलैया बांध बराकर नदी पर है, झारखंड में। मैथौन बांध बराकर नदी पर है, झारखंड में। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, बिहार राज्य में। और तिपई मुख बांध बराक नदी पर है, मणिपुर राज्य में। अब ये जो आपकी बांध और परियोजनाएं हैं, देखो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे अब कुछ आपकी परियोजना है जो कई राज्यों की सम्मिलित है।
भांगड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान की। पंचेश्वर परियोजना काली नदी पर है, उत्तराखंड एवं नेपाल की। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, बिहार और नेपाल की। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल की। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की। दामोदर परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली है, दामोदर नदी पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल की। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश की। माही जमनालाल बजाज माही नदी पर है, राजस्थान, गुजरात की। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र की। राजघाट एवं माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्य की। तिस्ता परियोजना तिस्ता नदी पर है, भारत और बांग्लादेश की। सूखा बांध परियोजना बांगचू नदी पर है, भारत एवं भूटान में। तो ये संयुक्त परियोजनाएं हैं, कई राज्यों की यहाँ पर मिलती हुई सम्मिलित परियोजनाएं हैं, इनको भी आप याद कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी परियोजना किन राज्यों के सम्मिलित परियोजना है। अब आता है भारत के प्रमुख जलप्रपात। वाटरफॉल्स की बात की जाए, आप सभी को पता होगा, जैसे पठारी भूमि होती है और इससे अचानक से पानी गिरने लगे, नीचे आने लगे, तो इसे क्या कहते हैं? इसे वाटरफॉल्स के रूप में जाना जाता है। अब कुछ वाटरफॉल्स बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी पर बना हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। दूसरा है जोग जलप्रपात, कर्नाटक के शिमोगा जिलों में शरावती नदी पर है, भारत की चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है, ऊंचाई 253 मीटर है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे कहा जाता है। तीसरा है चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है, इंद्रावती नदी पर बना है, इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश के मऊगन जिले में सैलर नदी पर बना है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 198 मीटर ऊंचाई है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर बना हुआ है, 130 मीटर ऊंचाई है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है, दर्शनी जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है। लोब जलप्रपात झारखंड के लटेहर जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 143 मीटर। बूढ़ा भांग जलप्रपात भी इसे कहते हैं। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के भैरोसगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिम घाट पर मांडवी नदी पर गोवा और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है। इसके बाद कुछ अन्य भी हैं, जैसे भाग सुनांग हिमाचल प्रदेश में है, टाइगर फॉल उत्तराखंड में है, राजदरी एवं देवदरी चंद्रप्रभा नदी पर उत्तर प्रदेश में है, तेलताड़ कुंड जलप्रपात कैमूर बिहार में है, केवटी जलप्रपात महानापे रीवा मध्य प्रदेश में है, कपिलधारा दुग्धारा मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, अप्सरा बी फॉल और रजत पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, अमृतधारा हसदेव नदी छत्तीसगढ़ राज्य में है, जारवानी नर्मदा नदी गुजरात राज्य में है, पुणे जलप्रपात महाराष्ट्र में है, भामबाली उरमोदी नदी महाराष्ट्र में है, गोकक जलप्रपात घटप्रभा नदी कर्नाटक में है, मीनमुट्टी जलप्रपात केरल में है, स्टेलने जलप्रपात कामिनी नदी तमिलनाडु में है, डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी उड़ीसा में है, बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा में है, नोहिकाली जलप्रपात खासी पहाड़ी मेघालय राज्य में स्थित है। तो आप ये देख सकते हो, टाइगर फॉल, काकुला जलप्रपात, राजदरी, बहुती, चूलिया, जरवाई, धुआंधार, कपिलधारा, हुंड्रू, है ना, नोहिकाली, डुडुमा, चित्रकूट, दूध सागर, जोग जलप्रपात, कुचिकल, ये मैप के माध्यम से आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको ठीक लगे आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आती है भारत की प्रमुख झीलें। अब झीलें कई है भारत में, लेकिन हम प्रमुख झीलों की तो कम से कम बात कर ही लेंगे। मैप आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, बहुत सारे जो मैप होते हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आउटलाइन मैप में आप जो है अपना ड्रॉ कर लिया करो, याद हो जाती है। सबसे पहले आती है बुलट झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी झील है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी और ताजे पानी की झील है, और देख सकते हो इसकी स्थिति बुलट झील। दूसरी है सामर झील, जो कि राजस्थान में है, देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सामर झील, इसकी स्थिति ये रही। जैसे एवियन बोटुलिज्म वायरस के कारण यहाँ काफी मात्रा में पक्षी मृत पाए गए हैं, जिसके कारण यहाँ नमक उत्पादन को प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद आती है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील की बात किया तो गुजरात राज्य में है, इसका निर्माण मोरवंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उसके गिरनार नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था। काकरिया झील अहमदाबाद में है, इस झील का निर्माण सुल्तान अहमद शाही ने करवाया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो इसी झील के आकार से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, जो कि ज्वालामुखी क्रेटर उल्कापिंड द्वारा निर्मित है। मई 2020 में होलोफेलिक आर्किया बैक्टीरिया के कारण इसका रंग गुलाबी हो गया है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पर है, यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी झील के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। चिल्लिका झील उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी लेगून खारे पानी की झील है,
लोकटक झील मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। चोलामू झील जिसे तसो लहोमो झील कहते हैं, सिक्किम में है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। डॉकी डाबकी झील मेघालय में है, भारत की सबसे साफ सुथरी झील है। बेमनाड झील केरल में है, भारत की सबसे लंबी झील है। स्थानीय लोग इस झील को कयाल झील की के नाम से जानते हैं। बेलांडूर झील बेंगलुरु में है। मीथेन की अधिकता के कारण आग पकड़ लेती है, जिस कारण से फायर लेक भी कहा जाता है। हालांकि याद रखना है, कुछ झीलें ऐसी हैं जो आपको इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से आपको याद होंगी भी। अब हम एक एक करके ऐसी बात करेंगे, जैसे यहाँ पर राज्य होगा, कौन सी झील है बात की, जैसे जम्मू कश्मीर में बात किया डल झील, शेषनाग, नागिन, मानसबल, गंगाबल, अनंतनाग, आचार झील है। लद्दाख में पंगोग झील है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, गोविंद सागर झील, चंद्रताल एवं घेपन झील है। चंडीगढ़ में सुखना झील है। हरियाणा में सूरजकुंड झील है। उत्तराखंड में राकसताल, मालाताल, देवताल, रूपकुंड झील है। राजस्थान में डेवर, फतेह सागर, पिछोला, डीडवाना, नकीर, पुष्कर झील है। गुजरात में नल सरोवर, नारायण सरोवर, सुदर्शन झील है। मध्य प्रदेश में भोजताल, लाख बंजारा, कीर्ति सागर, कारपुर सागर झील है। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर, फुलेहर झील, गौमत ताल झील है। महाराष्ट्र में सलीम अली झील है। छत्तीसगढ़ में दलपत सागर झील है। कर्नाटक में कृष्णदास सागर झील है। केरल में पेरियार, अष्टमुडी, सत्ताम कोट्टा झील है। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है। तेलंगाना में हुसैन सागर झील है। मेघालय में उमियम झील है और तमिलनाडु में चेम्बरम बक्कम झील और कोडाई कनाल झील है। तो देखो ये झीलें हैं जो एग्जाम में कभी कभी मिलाने के लिए भी आ जाती हैं, आप इससे नहीं बच पाओगे, तो इसको थोड़ा सा जरूर याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है भारत का परिवहन। अब परिवहन में आप सभी को पता होगा, सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। भारत में 4 परिवहन है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको याद रखना है, एक एक करके सभी परिवहन इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले सड़क परिवहन की बात करेंगे। सड़कों का सर्वाधिक संख्या वाला राज्य बात किया है तो महाराष्ट्र राज्य है। न्यूनतम सड़कों की संख्या वाला राज्य सिक्किम राज्य है। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र राज्य है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा राज्य है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य गोवा है। न्यूनतम सड़क घनत्व वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, 102 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। न्यूनतम राष्ट्रीय राजमार्ग वाला राज्य मेघालय, केवल 5 है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को शामिल किया जाता है। भारत के सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात की जाए तो आप कहेंगे 9.2 किलोमीटर है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल 9.15 किलोमीटर है, भूपेन हजारिका पुल, जो कि असम में है। इसके बाद भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, 4225 किलोमीटर, श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में है। भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 3507 किलोमीटर NH27 है, पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 1.20 किलोमीटर है, NH327B, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये सड़क परिवहन से कुछ आपके क्वेश्चन थे जो बन सकते हैं। अब आता है रेल परिवहन। रेल परिवहन की शुरुआत भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चलाकर की गई थी। इस रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। भारत में डलहौजी को रेलवे का जन्मदाता माना जाता है। भारत में रेलवे जोन की बात किया तो 18 रेलवे जोन है। आप इन 18 रेलवे जोन का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारत में मेट्रो सेवा की बात किया तो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कलकत्ता मेट्रो के साथ शुरू हुआ था। 2011 में जापान के सहयोग से बेंगलोर में नम्मा मेट्रो का प्रारंभ किया गया है। इसी तरह भारत में रेल परिवहन संबंधी कुछ तथ्य हैं, जैसे सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के बीच में चलती है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, वाराणसी से दिल्ली के बीच में चलती है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन है, कर्नाटक में 2020 को उसमें घोषित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी 2018 में खोला गया है। बांग्लादेश और भारत के मध्य में रेल सेवा मैत्री एक्सप्रेस चलती है और बंधन एक्सप्रेस के नाम से चलती है। भारत पाकिस्तान के मध्य में रेल सेवा थार एक्सप्रेस एवं समझौता एक्सप्रेस चलाई जाती है। भारत में पर्वतीय रेल सेवा कालका चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी तमिलनाडु में चलती है। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसे हबीबगंज भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में है। भारत में बुलेट ट्रेन सेवा प्रस्तावित अहमदाबाद से मुंबई के बीच में है। कोंकण रेल सेवा 1990 रोहा महाराष्ट्र से मंगलौर कर्नाटक के बीच में 760 किलोमीटर के बीच में जो है संचालन यहाँ पर की जाती है। तो आपका यहाँ पर रेल परिवहन और यहाँ पर आपके सड़क परिवहन के बारे में बात की। अब आता है जल परिवहन। जल परिवहन में एक तो आता है बाह्य जल परिवहन, दूसरा आता है आंतरिक जल परिवहन। बड़े बंदरगाह जो होते हैं, जिसमें बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं, और वर्तमान में बड़े बंदरगाहों की संख्या 12 है।
6 पश्चिमी तट पर हैं और 6 पूर्वी तट पर हैं, है ना। जैसे दीनदयाल, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, वास्को डी गामा, न्यू मंगलौर, कोची, एक आपका अरब सागर में भी है। फिर हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, एल्लोर, कामराज, चेन्नई, चिदम्बरम, तूतीकोरन आपका पोर्ट ब्लेयर में भी है। तो आपके जल परिवहन के लिए बंदरगाह को जाना जाता है। अब पश्चिमी तट के सबसे पहले बंदरगाह पंडित दीनदयाल बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है ना, इसे ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है। कपास नमक का निर्यात किया जाता है, गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह अरब सागर में है, महाराष्ट्र राज्य में। वस्त्र और तेल का निर्यात किया जाता है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू नावा शेवा अरब सागर में है। मुंबई महाराष्ट्र में वस्त्र और एवं तेल का निर्यात किया जाता है, भारत का पहला हाईटेक बंदरगाह है। वास्को डी गामा मार्मो गोवा ज्वारी नदी पर गोवा में है, लोह एस्क का निर्यात किया जाता है। ईरान से लोहा को यहाँ पर निर्यात किया जाता है। न्यू मंगलौर की बात की जाए अरब सागर में है, कर्नाटक राज्य में। लोह एस्क कॉफी का यहाँ पर निर्यात किया जाता है, भारत का कॉफी बंदरगाह भी इसे कहते हैं। कोची की बात किया अरब सागर, बेमनाथ लैगून झील केरल में है। रबर मसाला का निर्यात किया जाता है, भारत का मसाला बंदरगाह इसे कहा जाता है। इसके बाद कुछ पूर्वी तट के बड़े बंदरगाह हैं, जैसे तूतीकोरन, चिदम्बरम पोर्ट बंगाल की खाड़ी में है, तमिलनाडु राज्य में। समुद्री उत्पाद जैसे मछली और मोती का निर्यात किया जाता है, भारत का मोती पर्ल बंदरगाह भी कहा जाता है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु में है। पेट्रोलियम एवं चमड़ा का निर्यात किया जाता है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। एन्नौर एवं के कामराज पोर्ट एक ही बंदरगाह, दो नाम है, बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु में है। समुद्री उत्पाद और चमड़ा के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता से इसको निर्मित किया गया है। विशाखापट्टनम बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है, आंध्र प्रदेश में। लोहे एस्क का निर्यात किया जाता है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। लोहे एस्क का सर्वाधिक जापान को निर्यात होता है। पारादीप बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा राज्य में है। लोहे एस्क मैंगनीज का निर्यात किया जाता है, महानदी के मुहाने पर स्थित है। और हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में। जूट कोयला का निर्यात किया जाता है, यह भारत का नदी बंदरगाह है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। 2010-11 में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह घोषित किया गया, किंतु 2017 से इसे सूची से हटा दिया गया। भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह बदावन बंदरगाह महाराष्ट्र के पालघर में प्रस्तावित है। बदावन बंदरगाह का निर्माण 30 अगस्त 2024 से प्रारंभ किया गया, 2030 में बनकर यह तैयार किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। पश्चिमी तट के सभी बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं, केवल एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को छोड़कर। पूर्वी तट के सभी बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह हैं, केवल विशाखापट्टनम बंदरगाह को छोड़कर। तो आपका ये पॉइंट कभी कभी आता है कि आपके कहेंगे कि बंदरगाह आपका प्राकृतिक कौन सा है, तो आप कहेंगे पश्चिमी घाट का केवल जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राकृतिक आपका बंदरगाह नहीं है, कृत्रिम बंदरगाह है। जबकि पूर्वी तट के सभी बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह हैं, केवल विशाखापट्टनम बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आप समझ गए, जितने भी आपके बंदरगाह होते हैं आप इनको याद कर सकते हो। भारत में 6 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, बाकी है राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी के बीच में, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोल्लम से कोट्टम के बीच में, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा से मरकानम के बीच में, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 तलचर से धमरा के बीच में, राष्ट्रीय जलमार्ग 6 लखीमपुर से भंगा के बीच में। ठीक है, हालांकि भारत में 111 और प्रस्तावित किए गए, वो भी आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण। वायु परिवहन की बात की है, भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 में हुआ था, इलाहाबाद से नैनी के बीच में डाक सेवा के लिए। 1912 में दिल्ली कराची लंदन पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ की गई थी। 1932 में जेआरडी टाटा के द्वारा टाटा एयरलाइंस का गठन किया गया था। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इंडिया एयरलाइंस की स्थापना वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत दिल्ली में की गई। 2007 में एयर इंडिया और भारतीय विमानन निगम का विलय हो गया। वर्तमान में यही दोनों कंपनियां नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती हैं, जिसका ब्रांड एयर इंडिया है। जनवरी 2022 में एयर इंडिया को प्राइवेट कंपनी बना दिया गया है। कुछ अन्य तथ्य, जैसे भारत का पहला एयरपोर्ट सांतराकुंज जुहू एयरपोर्ट मुंबई में है। कोची एयरपोर्ट भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट है। राजीव गांधी एयरपोर्ट भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भारत का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा राजीव गांधी हवाई अड्डा तेलंगाना में है। ताज जेवर नोएडा एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्रस्तावित एयरपोर्ट है। पैंगोंग एयरपोर्ट भारत का 100वां एयरपोर्ट के रूप में घोषित किया गया है। तो आपके यहाँ पर भी आपको प्रमुख कुछ आपके एयरपोर्ट हैं, जैसे शेख अल आलम एयरपोर्ट श्रीनगर में है, गुरु रामदास राजा सांसी एयरपोर्ट अमृतसर में है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर में है, सरदार पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है, बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में है, महाराज शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई में है, दाबोलियम एयरपोर्ट पणजी में है, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर में है, अन्ना एयरपोर्ट चेन्नई में है,
राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद में है, बीजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट सारसुगुड़ा उड़ीसा में है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कलकत्ता में है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है, जेवर ताज एयरपोर्ट प्रस्तावित है नोएडा में, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है, पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट आगरा में है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है, माता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर में है, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में है, राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में है, रानी दुर्गावती डूमना एयरपोर्ट जबलपुर में है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम में है, विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में है, अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट देवघर झारखंड में है, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना में है, पैंगोंग एयरपोर्ट गंगटोक सिक्किम में जो कि भारत का 100वां एयरपोर्ट है, गोपीनाथ बारदोई गुवाहाटी में है, महाराज वीर विक्रमी एयरपोर्ट अगरतला में स्थित है। तो आपके कहां पर आपका एयरपोर्ट है, हवाई हवाई आपके जो है वायु परिवहन है, इसको भी एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, भारत में वन संसाधन। भारत में वन संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। एक तरफ वन है, दूसरी तरफ अन्य नाम है, आवश्यक वर्षा, वितरण, प्रमुख प्रजाति के वृक्ष और कुछ आपके फैक्ट होंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की अगर हम बात की जाए तो वर्षा वन के नाम से इनको जाना जाता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, शिलोंग पठार मेघालय में इसकी स्थिति देखने को मिलती है। चिनकोना, चंदन, कदम, एबोनी, रबर, महोगनी और रोजवुड जैसी वृक्ष की प्रजातियां पाई जाती हैं। सदाबहार वन सभी वनों में सबसे ऊंचे और घने वन होते हैं। दूसरा आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें हम आद्य पर्णपाती वन के रूप में जानते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और तराई क्षेत्र में फैले हैं। सागौन, टीक, साल, आम, शीशम, महुआ, सबई, बांस, तेंदुपत्ता जैसी वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन हैं। भारत में सर्वाधिक साल के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता वर्षा की होती है। उत्तर पश्चिम प्रायद्वीप, चंबल घाटी, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में पाए जाते हैं। बबूल, शीशम, महुआ, रीठा और अमल तलाश के यहाँ पर वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वनों की बात किया, मरुस्थलीय वन जिन्हें कहते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, तेलंगाना पठार, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब में पाए जाते हैं। बबूर, बेर, कीकर, खजूर, नागफनी, पलास और खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्ष की पत्तियां छोटी और जड़ें लंबी होती हैं। हिमालयी पर्वतीपन, शुष्क पर्वतीपन, शंकुधारी और मोंटागाना वन कहलाते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हिमालयी वन है तो आपके ऊंचे जगह पाए जाते हैं। चीड़, पाइन, देवधर, ओक, फर, स्प्रूस, साइप्रस, विलो, भोजपत्र, ओलाइव जैसे वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव, ज्वारी वन, डेल्टाई वन कहते हैं जिन्हें, ज्वारी वन कहते हैं, अनूप वन कहते हैं, कच्छ वनस्पति पाई जाती है, इन्हें का नाम से जाना जाता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, कच्छ प्रायद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी, आगर, केवड़ा, बेंडी, केंजूरिना इनके प्रमुख वृक्ष की प्रजातियां हैं। तेज बहाव तूफानों में मजबूत से खड़े रहते हैं। मैंग्रोव वन चक्रवात से रक्षा करते हैं। सागरी अपरदन को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखना है, वनों में मैंग्रोव वन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि वन तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर मैंग्रोव वनों को थोड़ा सा जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। भारत में मृदा संसाधन की बात करेंगे, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है। मृदा संसाधन में बात किया है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की जो अधिकता पाई जाती है वो सिलिका और पोटास की अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी होती है। प्रमुख फसल में गेहूं और गन्ना होता है। गंगा यमुना के मैदानी भाग में फैले हुए हैं। लाल मिट्टी की बात किया तो लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, याद रखना है। और यहाँ पर ह्यूमस और फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है। चावल और दलहन की प्रमुख फसल है और बघेलखंड क्षेत्र में फैला हुआ है। काली मिट्टी आयरन और चूना की प्रचुरता होती है। फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। कपास, सोयाबीन की प्रमुख फसल होती है। मालवा और काठियावाड़ में प्रमुख आपकी क्षेत्र है। लेटराइट मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ह्यूमस और पोटास की कमी होती है। मक्का और ज्वार की खेती की जाती है। पश्चिमी घाट प्रमुख पाई जाती है। पर्वतीय वनों में ह्यूमस अधिकता पाई जाती है। पोटास और नाइट्रोजन कम पाई जाती है। बागानी फसलें प्रमुख होती हैं। पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी की बात किया, फास्फोरस और लवण प्रमुखता ज्यादा है और ह्यूमस की कमी होती है। मोटा अनाज उगाया जाता है पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। पीट और जैव मिट्टी की बात किया है तो जैविक पदार्थ लवण अधिकता पाई जाती है। आयरन की इसमें कमी होती है। जूट और तंबाकू प्रमुख फसल है। सुंदरवन उड़ीसा तटीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। लवणी मिट्टी सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है। फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। काजू, मसाला और फसलें उगाई जाती है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र में फैली हुई है।
तो आपकी जो मिट्टी में किस चीज की अधिकता है, किसकी कमी है, कौन सी फसल उगाई जाती है, किस क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में हमने बात की। मिट्टी के कुछ रंग भी होते हैं, जिसमें काली मिट्टी का रंग काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, लाल मिट्टी में लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, लेटराइट मिट्टी में भूरा सफेद रंग केओलिन के कारण होता है। अब मैप में माध्यम समझो तो सबसे उत्तर में पर्वतीय मिट्टी, इसके बाद जलोढ़ मिट्टी, ये आपकी पीट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लवड़ी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और आपकी मरुस्थलीय मिट्टी देखने को आपको इस टाइप में मिल जाती है। देखो मैप के माध्यम से याद करना बहुत आसान होता है, तो मैपिंग भी याद किया करो। कुछ आपके यहाँ पर मृदाओं के नाम है, जैसे काली मिट्टी को रेगूर कपासी चरोनजम मिट्टी भी कहते हैं, लाल पीली मिट्टी को चकला एवं डोरसा मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं, लेटराइट मिट्टी को लाल भूरी सफेद मिट्टी कहते हैं, लवड़ी मिट्टी को रेह ऊसर चौपन कल्लर मिट्टी कहते हैं, बनी मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी को शुष्क मृदा कहते हैं, दलदली मिट्टी को पीट मृदा के रूप में जाना जाता है। कुछ उपयोगी तथ्य हैं, जैसे जलोढ़ भारत का सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी के मैदान को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को बांगर कहते हैं। बाढ़ के द्वारा बिछाई गई मृदा को चंबल घाटी जैसे कछारी मृदा के नाम से जाना जाता है। जल अपर्दन के कारण लाल मिट्टी का रंग पीले रंग में बदल जाता है। लेटराइट मिट्टी से ईंट और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। पीट मृदा मैंग्रोव वनस्पति के लिए उपयुक्त है। जैसे कपास और मूंगफली की बात करें, काली मिट्टी में उपजाई जाती है, गेहूं गन्ना जलोढ़ मिट्टी में, चावल लाल पीली मिट्टी में, मक्का कॉफी लेटराइट मिट्टी में और केसर करेबा मिट्टी में उगाया जाता है। अपर्दन में मृदा में बड़ी एवं अधिक जो गहरी नालियां बन जाती हैं, खंडरों में बीहड़ कहा जाता है। चंबल नदी के द्वारा जो अवनलिका अपर्दन है उसको देखने मिलता है। कभी आपने भिंड मुरैना साइड में देखोगे अवनलिका अपर्दन जो है देखने को मिल जाता है। मालवा पठार में बात किया है तो साधारण काली मिट्टी, बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी, दक्कन के पठार में काली मिट्टी, गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी और मध्य भारत के पठार में कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी की अधिकता देखने को आपको मिल जाएगी। अब प्रमुख चैप्टर आता है जनजातियां। किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। अब सबसे पहले हम एक एक करके राज्यों में बात करेंगे, कौन राज्य में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं उसको देखेंगे। जैसे बात किया है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में डोगरा, गुर्जर, बकरवाल आपकी जनजाति पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, भरमौर जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में राजी, बुक्सा, भोटिया, थारू जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में राजी, बुक्सा, खैरवार, थारू जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भील, भारिया, गोंड, कोरकू, कोल, बैंगा जनजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में भुंजिया, कोरबा, अबुज, मारिया, कमार जनजाति पाई जाती है। बिहार में असुर, बिरहोर, बिरजिया जनजाति मिलेगी। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, तमरिया, बिरहोर जनजाति मिलेगी। पश्चिम बंगाल में लोधा एवं टोटो जनजाति मिलेगी। पश्चिम सिक्किम में लेप्चा और लिम्बु जनजाति मिलेगी। असम में बोडो, मिकिर, अहूम, चकमा जनजाति मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में निसी, डफला, अबोर जनजाति मिलेगी। मणिपुर में मरराम, कुकी और मैताई जनजाति मिलेगी। त्रिपुरा में रयांग, हलाम जनजाति मिलेगी। मेघालय राज्य में गारो, खासी, जयंती जनजाति देखने को मिलेगी। नागालैंड में कोन्याक, लोसाई, अंगाबी जनजातियां पाई जाती हैं। मिजोरम में लोसाई जनजाति। उड़ीसा में कोया, बोंडो, भुइया, खरीखारिया जनजाति। आंध्र प्रदेश में चेंचू, यनादी, लाम्बाड़ा, थोटी जनजाति। तमिलनाडु में बदागा, इडुला, कोटा, टोड़ा जनजाति। केरल राज्य में मोपला, कुरुम्बा, नायर जनजाति। कर्नाटक राज्य में कोरागा, कुरुबा, नायक जनजाति। महाराष्ट्र में कोली एवं बार्ली जनजाति। गुजरात में कोत्तलवालिया, कधोड़ी, कोलघा जनजाति। राजस्थान में भील, मीना, बंजारा, गरसिया, कालबेलिया जनजाति। अंडमान निकोबार में जारवा, ओंग, सेंटिनली, सैम्पेन, फाल्चू जनजाति। लक्षद्वीप में कोयस एवं मालिम जनजाति। अब आप कहोगे सर आपने तो पढ़ दिया, हमें याद हुई नहीं, तो भाई 2-3 बार देखोगे तभी याद होगी, ऐसी याद भी नहीं होने वाली है, क्योंकि जनजातियां हैं, बहुत जनजातियां हैं भारत में, है ना, ये तो मुख्य इंपोर्टेंट होती हैं। चलिए जनजातियों संबंधी को तबते जैसे म्यारी, म्यारी शब्द जो होती है वो कोरवा जनजाति में आदिवासियों में जो विधवा पुनर्विवाह को म्यारी कहते हैं। जिरगा, जिरगा गुज्जर बकरवाल में पंचायत को आपसी मतभेद झगड़ों को सुलझाने के लिए जिरगा कहते हैं। बगिया या ढिकरी, थारू समुदाय में चावल के आटे का उबला हुआ पकवान को बगिया कहते हैं। भगोरिया, भीलों का होली के समय मनाया जाने वाला पर्व होता है। टोला, गोंड जनजाति का मोहल्ले को टोला कहा जाता है। थाना, भारिया जनजाति के मोहल्ले को ढाना कहते हैं। मड़ई, गोंड एवं कोरकू के द्वारा दिवाली के समय के त्योहार को मड़ई कहते हैं। बापला, संथाल जनजाति की विवाह की पद्धति है। मंगानियार, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में निवास समुदाय अपने संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। लाल बंगला, छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। युवा गृह घोटुल, अविवाहित आदिवासी युवाओं को गृह जिसमें
रीति रिवाज संस्कृति को शिक्षा दी जाती है। कुछ शब्द हैं जो जनजातियों से, वो आपको याद रखना है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति भील है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति टोंडा है। भारत में कुल अनुसूचित जनजातियां 705 हैं। भारत में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या मध्य प्रदेश में 43 है। राजस्थान की गरसिया जनजाति मोर को अपना आदर्श एवं प्रिय पक्षी मानती है। सहरिया जनजाति सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, मध्य प्रदेश के शिवपुर में पाई जाती है और भारत का इथोपिया कहा जाता है। सहरिया वाल्मीकि को अपना पितृ पुरुष मानते हैं। संथाल और मुंडा जनजाति सिंहभोगा सूर्य का प्रतीक के प्रमुख देवता है। टोडा जनजाति के द्वारा निर्मित सूती कपड़ा का टोडा कढ़ाई पोहर कहा जाता है। इससे बनी शॉल पुथुकोली कहते हैं। बोडो जनजाति ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। आंध्र प्रदेश की अनादि जनजाति 2019 में लोकसभा चुनाव में पहली बार मताधिकार दिया था। मणिपुर की चकपा जनजाति फायेंग गांव को कार्बन पॉजिटिव टैग दर्जा दिया गया है। मधेसी समुदाय यह प्रकार का हलवाई समाज है। नेपाल में नागरिकता के नए कानून के खिलाफ आंदोलन के कारण यह चर्चे में रहा। घोटुल का संजक लिंगोपेन को माना जाता है। घोटुल के अन्य नामों में घोटुल, चैलिक, मोटियारी, रंग बंग, गितियोरा, उराम जनजाति और धंगर बस्ता भुइया है। प्रमुख जनजातियों में गवरी, भील, सैंडा, गोंडा, कर्मा, बैगा, गोरमुडिया, घूमर, गरसिया, लहंगी, रागनी, चटकोरा, भड़म सेतम और सरहुल प्रमुख जनजातियां के नृत्य देखने को मिल जाती हैं। तो जनजातियां देखो एग्जाम में बहुत है। अच्छा, और एग्जाम में जनजातियों के लिए, ट्राइब्स के लिए हमने अपने अपने ऐप पर जो है आपके प्रॉपर तरीके से 25 वीडियो को बनाया हुआ है। अब ये 25 क्लासेस कहाँ मिलेंगी? हमारे ऐप पर मिलेंगी, जिसका नाम है यूपीएससी नेट। और इस ऐप की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से ऐप को डाउनलोड करोगे, आपको स्टेट एग्जाम्स में जाओगे, ट्राइब्स वाला आपको प्रॉपर एक कोर्स मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करोगे। 25 वीडियो मिलेंगे, जिसमें से 12 वीडियो होंगे आपकी डिटेल में हर चीज को मैंने बताया हुआ है, और 12 वीडियो होंगे जो आपके एमसीक्यू की बात की है। एक वीडियो में हमने वन लाइनर बात किया हुआ है। तो टोटल 25 वीडियो में पूरा ट्राइब्स कंप्लीट कराया है। आप जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से देख लेना है। अब आता है भारत में खनिज संसाधन। खनिज संसाधनों पर बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। खनिज संसाधन में सबसे पहले आते हैं धात्विक खनिज, है ना। धात्विक खनिज में लौह अयस्क की बात की जाए तो उड़ीसा, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी प्रमुखता उत्पादक राज्य है। बेल्लाडला छत्तीसगढ़ में, बादाम पहाड़ उड़ीसा में, कुद्रेमुख कर्नाटक में, नाथरा की पाल राजस्थान में इसके प्रमुख खाने हैं। लोहा कैम्ब्रियन चट्टानों में पाया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह से लौह अयस्क को जापान निर्यात किया जाता है। मैग्नीज जो है मध्य प्रदेश उड़ीसा में उत्पादक राज्य है। भरवेली मध्य प्रदेश में खान है। भरवेली बालाघाट एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है। मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। इसके बाद आता है सोना, जो कि कर्नाटक उत्पादक राज्य है। कोलार हट्टी की खान कर्नाटक में, जमुई बिहार और रामगिरी आंध्र प्रदेश में इसकी खाने हैं। मध्य प्रदेश के कटनी इमलिया गांव और मध्य प्रदेश के सिंगरौली चकरिया गांव में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है चांदी, राजस्थान उत्पादक राज्य है। जावर खान राजस्थान में है। राजस्थान की जावर की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ताबा, ताबा मध्य प्रदेश उत्पादक राज्य है। मलाजखंड मध्य प्रदेश, खेतड़ी राजस्थान में खाने हैं। ताबा नगरी मलाजखंड बालाघाट को कहते हैं। बालाघाट में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबे का उत्खनन करती है। टंगस्टन राजस्थान उत्पादक राज्य है। डेंगाना राजस्थान, आगरगांव मध्य प्रदेश इसकी खाने हैं। वोल्फ्राम टंगस्टन धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट उड़ीसा उत्पादक राज्य है। कोरापुट उड़ीसा, अमरकंटक मध्य प्रदेश, लोहरदगा झारखंड इसकी खाने हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। टिन छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में इसकी खान है। इसे कैसीटेराइट भी कहा जाता है। तो अभी हमने बात की धात्विक खनन की, अब हम बात करेंगे अधात्विक खनिज की। अधात्विक में आता है अभ्रक। अभ्रक आंध्र प्रदेश में उत्पादक राज्य है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश, कोडरमा झारखंड में इसकी खाने हैं। अभ्रक के 3 प्रकार पाया जाता है। रूबी अभ्रक सफेद रंग का होता है। मास्कोबाइट गुलाबी रंग का होता है। बायोटाइट काला रंग का अभ्रक पाया जाता है। हीरा मध्य प्रदेश उत्पादक राज्य है। हिनोता पन्ना, अंगूरा छतरपुर, बक्सभाय बंडेर, कोटरिया सतना मध्य प्रदेश इसकी सभी खाने हैं। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। ग्रेफाइट राजस्थान अरुणाचल प्रदेश उत्पादक राज्य है। सोकरा झारखंड में इसकी खान है। इसे काला शीशा या जो है पिलबगो कहा जाता है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट मंडी द्वीप में है स्थित है। चूना पत्थर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान उत्पादक राज्य है। कटनी मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान, गुंटूर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। संगमरमर राजस्थान और मध्य प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य है। मकराना का राजस्थान और जबलपुर मध्य प्रदेश का राजस्थान में खाने हैं। ताजमहल कलकत्ता का विक्टोरिया महल, अयोध्या के राम मंदिर, मकराना के संगमरमर का उपयोग किया गया है। नमक राजस्थान गुजरात उत्पादक राज्य है। सामर झील राजस्थान की और भावनगर गुजरात उत्पादक खाने हैं। हिमाचल प्रदेश का मंडी सेंधा नमक के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र सामक झील को माना जाता है।
इसके बाद आणविक कुछ खनिज आते हैं। धात्विक खनिज की बात की, अधात्विक खनिज की बात की, अब आते हैं आणविक खनिज। आणविक खनिज में यूरेनियम झारखंड उत्पादक राज्य है, जादूगोड़ा एवं तुरठी झारखंड में, तुमल्लापल्ली आंध्र प्रदेश में इसकी प्रमुख क्षेत्र है। भारत जो है यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा में स्थित है। थोरियम केरल उत्पादक राज्य है, मालाबार तट कोल्लम और पलक्कड़ केरल में, आप कहेंगे दोनों ही केरल में स्थित है। मोनाजाइट और इल्मेनाइट थोरियम के प्रमुख अयस्क हैं। जिरकोनियम की बात किया तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में उत्पादक राज्य है, मालाबार तट कोरोमंडल तट में पाया जाता है। थोरियम के समान यह बालू से प्राप्त जो है किया जाता है। इसके बाद आता है जीवाश्म खनिज। जीवाश्म खनिज में कोयला उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड उत्पादक राज्य हैं। रानीगंज पश्चिम बंगाल, तलचर उड़ीसा और झरिया झारखंड में इसकी खाने हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। जम्मू कश्मीर के कालाकोट में कोयला प्राप्त होता है। पेट्रोलियम गुजरात उत्पादक राज्य है, मुंबई हाई महाराष्ट्र और अंकलेश्वर गुजरात में आपके पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक खाने हैं। ठीक है, तो आपका कहेंगे ये जो है वेरी इंपोर्टेंट था, क्या रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है भारत में ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्स भी तो इंपोर्टेंट है आज के समय में। तो ऊर्जा संसाधन में भी आते हैं दो, एक आता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, एक आता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अन्य नाम है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसे क्षय ऊर्जा भी कहते हैं। इसके भंडार जो होते हैं वो सीमित होते हैं, भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। ये ऊर्जा स्रोत पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, उदाहरण तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में गैर परंपरागत स्रोत अक्षय ऊर्जा होती है, भंडार सीमित होते हैं, भविष्य में कभी समाप्त नहीं हो सकते, जैसे इसको पर्यावरण से क्षति नहीं पहुंचती। अब सौर ऊर्जा, अब सूर्य खत्म थोड़ी ना हो सकता है। पवन ऊर्जा, हवा चलना बंद होगी क्या। बायोमास ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ये सभी आपके नवीकरणीय स्रोत है और भविष्य में समाप्त या नहीं होंगे। इसके बाद आता है प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। भारत में ताप विद्युत केंद्रों की बात किया है, हुसैन सागर ताप विद्युत केंद्र हैदराबाद में है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बेड़न सिंगरौली में है, मुंद्रा ताप विद्युत केंद्र कच्छ गुजरात में है, तिरोड़ा ताप विद्युत केंद्र महाराष्ट्र राज्य में है, तलचर ताप विद्युत केंद्र उड़ीसा में है, सीपत ताप विद्युत केंद्र छत्तीसगढ़ में है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी बैतूल में है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया मध्य प्रदेश में है, बरौनी ताप विद्युत केंद्र बिहार में है, रातू ताप विद्युत केंद्र झारखंड में है और ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में है। तो आप चाहो तो इसका मैप के माध्यम से भी देख सकते हो, बाकी हमने आपको बता दिया, उसको भी आप याद कर सकते हो। अब ताप विद्युत केंद्र के बाद आते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र। अब परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का पहला है, महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम भारत का सबसे बड़ा तमिलनाडु में है। रावत भाटा परमाणु केंद्र राजस्थान में है। नरोरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में है। कैगा परमाणु केंद्र कर्नाटक में है। काकरापार परमाणु केंद्र गुजरात में है। कलपक्कम परमाणु केंद्र तमिलनाडु में है। चुटका परमाणु केंद्र प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में। हरिपुर परमाणु केंद्र ऊर्जा प्रस्तावित है पश्चिम बंगाल में। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र फतेहाबाद हरियाणा में है। मीठी बिरदी परमाणु केंद्र प्रस्तावित गुजरात में है और कुबड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र प्रस्तावित आंध्र प्रदेश में। तो अभी कुछ तो प्रस्तावित है, ज्यादातर बन चुके हैं, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद भारत के प्रमुख सौर ऊर्जा केंद्र भी हैं। अब सौर ऊर्जा केंद्र कहां पर, जैसे भगवानपुरा सोलर प्लांट कहां पर लगा है, नीमच मध्य प्रदेश में। रीवा अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में लगा है। रामपुरा सोलर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगा है। महोबा सोलर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगा है। भड़ला सोलर प्लांट जोधपुर राजस्थान में लगा है। शक्ति स्थल सोलर पावर प्लांट पावागढ़ कर्नाटक में लगा है। कामुठी सोलर प्लांट तमिलनाडु में लगा है और कर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट आंध्र प्रदेश राज्य में लगा हुआ है। तो सौर ऊर्जा केंद्र कहां कहां पर लगे हुए हैं, इसके बारे में आप चाहो तो इसका मैप के माध्यम से देख सकते हो। अब बात किया है पवन ऊर्जा उत्पादन केंद्र। पवन ऊर्जा में बात किया तो जाम गोदरानी पवन ऊर्जा केंद्र कहां पर है, देवास मध्य प्रदेश में। मामट खेड़ा पवन ऊर्जा केंद्र रतलाम मध्य प्रदेश में है। अमर सागर पवन ऊर्जा केंद्र जैसलमेर राजस्थान में है। फलोदी पवन ऊर्जा केंद्र जोधपुर राजस्थान में है। देवगढ़ पवन ऊर्जा केंद्र चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। इसके बाद मुप्पंडल पवन ऊर्जा तमिलनाडु में है। तूतीकोरन पवन ऊर्जा तमिलनाडु में है। सतारा महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। मांडवी पवन ऊर्जा केंद्र कच्छ गुजरात में है और ओखा पवन ऊर्जा केंद्र ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। अगर आप इसको देख पाओगे तो ये ज्यादातर जो है तटीय इलाकों में देखने को आपको ज्यादातर मिल जाएंगे। हालांकि जो मध्य प्रदेश में लगे हैं वो थोड़ा सा एक अलग सेपरेट है, जहां पर पवन ऊर्जा केंद्र के प्रमुख स्रोत के रूप में इसको माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने ज्यादातर चीजों को अपना जो है कवर कर लिया है, क्या रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है भारत की जलवायु संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आप सभी को पता होगा जलवायु अगर नहीं पढ़ा है तो पूरी ज्योग्राफी का सत्यानाश हो जाता है ना। तो पूरी ज्योग्राफी का सत्यानाश नहीं करना है, जलवायु को पढ़ लेना है। भारत की प्रमुख ऋतुओं को बात किया है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। सबसे पहले आप
ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, 16 फरवरी से लेकर 15 जून का समय होता है। इस समय सूर्य के उत्तरायण होने से सारे उत्तर भारत का तापमान जो है बढ़ जाता है। इस ऋतु में उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय तेज गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मई माह में हल्की वर्षा होती है, जिसे प्री मानसून के रूप में जानते हैं। फिर आता है वर्षा ऋतु। 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर के बीच का समय वर्षा ऋतु कहते हैं। कर्क रेखा के पास में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। मेघालय की गारो, खासी, जयंती पहाड़ियां कीपानुमा आकृति में फैली हैं, समुद्र की ओर खुली हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं फंस जाती हैं और अत्यधिक वर्षा कराती हैं। खासी पहाड़ी के दक्षिणी भाग में मासिन नाम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। फिर आता है शीत ऋतु, जो कि 16 अक्टूबर से 15 फरवरी के बीच का समय होता है। सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होने लगती है। भूमध्य सागर से उठने वाला शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे इराक और पाकिस्तान को पार करते हुए भारत में प्रवेश करता है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी फसल के लिए भारत में उपयोगी हो जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ये तीनों ही ऋतुएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अल नीनो, लाल नीनो का अंतर की बात किया है तो अल नीनो की सबसे पहले बात किया है, यह एक समुद्री जलवायु घटना है जो प्रशांत महासागर की सतही जल तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। इस पर मानसून कमजोर हो जाता है, सूखे की संभावना बढ़ जाती है। स्पेनिश भाषा में बालक मसीह कहते हैं। ला नीना जो होता है एक समुद्री ये भी जल घटना है, लेकिन प्रशांत महासागर की सतही जल तापमान सामान्य से कम कर देती है। मानसून समय से अधिक और वर्षा की अधिकता बढ़ जाती है और यहाँ पर हो सकता है बाढ़ की स्थिति ला नीना में बन जाए और स्पेनिश भाषा में से छोटी लड़की कहा जाता है। भारत में मानसून की शाखाएं, एक तो ग्रीष्म मानसून की शाखाएं हैं, दूसरी शीतकालीन मानसून शाखाएं हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून शाखाएं ये आपकी वेरी इंपोर्टेंट है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा के नाम से जानते हैं। जून से सितंबर के माह में 4 महीने तक चलती हैं। समुद्र से सतह की ओर चलती हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर भारी वर्षा लेकर आते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के द्वारा नमी भारी हवाएं टकराती हैं। मासेनाम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा करती है। शीतकालीन जो मानसून होता है, उत्तर पूर्व मानसून, इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अक्टूबर से जनवरी की फरवरी के माह तक चलती हैं। सतह से समुद्र की ओर उत्तर पूर्व दिशा रहती है। ठंडी हवाएं कम वर्षा करती हैं। भूमध्य रेखी हिंद महासागर से गर्म बाष्प समुद्र में चला जाता है और वर्षा बहुत कम होती है। हालांकि जो वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट, समुद्र तट पर देखने यहाँ इस साइड में आपको जो है देखने को मिल जाती है। भारत में मानसून की प्री मानसून के नामों की बात किया है। नार्वेस्टर पूर्वी भारत में कहते हैं, पश्चिम बंगाल उड़ीसा में चाय, जूट, चावल की खेती के लिए लाभदायक है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में कहती है। नार्वेस्टर को स्थानीय भाषा में काल वैसाखी कहते हैं। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, केरल में नाम से जाना जाता है, कॉफी के लिए लाभदायक है। आम वृष्टि दक्षिण भारत की प्रमुख है, आम को जल्दी पकाने में लाभदायक होती है। बोड़ो चिल्ला असम के लिए, नार्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम बोड़ो चिल्ला कहते हैं। कुछ तथ्य हैं, जैसे भूमध्य रेखा पर पवनों की शांत अवस्था को डोल्ड्रम कहा जाता है। उत्तर भारत में चलने वाली स्थानीय गर्म हवाओं को लू कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में इन्हें नार्वेस्टर कहा जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है और सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा जो है करता है केरल में। तमिलनाडु में चावल की खेती के लिए अक्टूबर नवंबर माह अधिक होता ही है। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा दैनिक तापमान पर पाया जाता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन आपके ITCZ भूमध्य रेखा के समानांतर स्थित है, लेकिन सूर्य की गति के साथ यह उत्तर दक्षिण की ओर खिसकता रहता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ITCZ भारत में बहुत प्रमुख है। हालांकि अपन तो ये आपके नॉर्मल स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इतना ही कवर कर लोगे तो इंपोर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की संरचना एवं चट्टानें ज्वालामुखी के बारे में। पृथ्वी की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पृथ्वी की संरचना भी समझना में चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना में अगर बात की जाए तो भूप्रपट्टी की जो क्रस्ट की मोटाई है वो 100 किलोमीटर तक है। सबसे ऊपरी भाग को हम भूप्रपट्टी कहते हैं। आप देख सकते हो सियाल जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है, सीमा जो कि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपरी परत ठोस होती है जिनमें महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं। दूसरा होता है मेंटल, 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये मध्य का भाग होता है भूप्रपट्टी से दक्षिण में, आप कहेंगे नीचे जो है मेंटल होता है। सिलिका और मैग्नीशियम लोहा से बना होता है, अर्धद्रव अवस्था में पाया जाता है। कोर सबसे निचला भाग होता है, कोर 6371 किलोमीटर में है। सबसे भीतरी भाग को हम कोर कहते हैं। नीफे, निकल और आयरन की अधिकता होती है। अत्यंत घनी परत होती है, पृथ्वी के चुंबकीय छेद का यह स्रोत होता है। अब देख सकते हो ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोर एवं निचला कोर। तो आप क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बीच में, अच्छा ये लिखा हुआ है, साथ करते हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट की सीमा को कोनाड असमता कहते हैं, डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं।
मेंटल एवं क्रस्ट के बीच को मोहविसिक असंबद्धता कहते हैं। निचले मेंटल ऊपरी क्रोड की सीमा को गुटेनबर्ग बिसेल्ट असंबद्धता कहते हैं। बाह्यक्रोड आंतरिक क्रोड के बीच को लेहमिन असंबद्धता कहते हैं। भूपटल पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन 46.60% है। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है बढ़ जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चट्टानों के प्रकारों में बात किया तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और काइंट्री चट्टान। टाइप्स ऑफ रॉक्स में आग्नेय चट्टानों में सबसे पहले प्राथमिक एवं मार्त चट्टानें जिन्हें कहते हैं। ज्वालामुखी से निकले लावा, मैग्मा एवं धूल कणों के ठंडा होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेग्माटाइट उदाहरण है। आर्थिक संपन्न चट्टानें होती हैं, इसमें लोहा, निकेल, सोना, तांबा, मैंगनीज जस्ता जैसे खनिज पाए जाते हैं। दूसरा है अवसादी चट्टान, जिन्हें परतदार चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानों की जमने के कारण इनमें अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चट्टानों में जीवाश्म, खनिज तेल, सेल जैसे गैस पाई जाती हैं। तीसरा है कायंत्रित चट्टान, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। आग्नेय अवसादी चट्टानों में ताप, दाब, रासायनिक क्रियाओं के कारण इसका निर्माण हुआ है। उदाहरण नीस, संगमरमर और ग्रेफाइट स्लेट इसमें पाया जाता है। नीस का निर्माण ग्रेनाइट से, संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर से जो है होता है। तो चट्टानों में भी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायंत्रित चट्टान। आग्नेय चट्टानें मार चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टानों के जमने से हुआ है और कायंत्रित चट्टानों का निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के ताप, दाब, रासायनिक क्रियाओं के कारण जो बसती हैं उन्हें कायंत्रित चट्टान जो है कहा जाता है, याद रखना है। ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं वैल्केनो। एक आपके एक्टिव होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुप्त ज्वालामुखी मतलब कि कुछ समय के बाद उठेंगे फिर वह सो जाएंगे। एक होते हैं शांत ज्वालामुखी, लंबे अंतराल के बाद सो गए। सबसे पहले हम सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो ऐसी ज्वालामुखी जिनमें उद्गार हमेशा होता है। इसमें बेरन भारत का अंडमान निकोबार में है, स्ट्रोम्बोली इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना में है, किलुआ हवाई द्वीप यूएसए में है। प्रक्षुप्त ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी जिनमें वर्षों से उद्गार नहीं हुआ लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है, कभी भी। तो नारकोंडम जो कि भारत का है, अंडमान निकोबार में है, फ्यूजियामा जापान में है, विशुवियस इटली में है, कराकाटोआ इंडोनेशिया में स्थित है। शांत ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी जो हजारों वर्षों से उद्गार नहीं हुए और भविष्य में भी उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा कहा ही नहीं जा सकता है कि उद्गार हो ही ना, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। एकांगुआ अर्जेंटीना में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, देवबंद ईरान में है, कोही सुल्तान ईरान में है, कोपा म्यांमार में है, चिम्बोराजो इक्वाडोर में स्थित है। परीक्षा से संबंधित को तत्व सर्वाधिक ज्वालामुखी सक्रियता वाला देश जापान है, जहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहते हैं, इटली में है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना में है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलुआ हवाई द्वीप पर है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी एकांगुआ अर्जेंटीना में है। सबसे सुंदर ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान में है। ऐसा देश जिस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया है। बेरन ज्वालामुखी में अंतिम उद्गार 5 मार्च 2024 को अंतिम बार हुआ था भारत में। ऐसा महासागर जिसमें सर्वाधिक ज्वालामुखी उद्गार होते हैं महासागर प्रशांत महासागर है। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं तो प्रशांत महासागर को ही कहते हैं। इस तरह घोड़े नाल के आकार में आपके जो है ज्वालामुखी बने हुए हैं। विश्व का फायर आइलैंड आइसलैंड को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि एग्जाम में ज्वालामुखी एग्जाम में आते हैं, याद रखना है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की परतें। परतों के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल में जो परतें पाई जाती हैं आप सभी को पता होगा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर है ना, थर्मोस्फीयर। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला आता है क्षोभ मंडल, जैसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होती है, इसमें गिरावट देखने को मिलती है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, कोहरा, बादल, वर्षा, ओला, तुषार, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। दूसरी आती है समताप मंडल, जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर है। क्षोभ मंडल के ऊपर करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है। ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। मौसम जैसी हलचल है सो यह मुक्त होता है, तभी तो यहाँ पर वायुयान जो हवाई जहाज है वो उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है मध्य मंडल, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है, गिरावट होती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कहते हैं। फिर आती है आयन मंडल, जो कि 80 से 400 किलोमीटर तक है।
ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या होता है, वृद्धि होती है। पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार, उपग्रह जितनी सुविधा है वो आयनमंडल से ही ली जाती है। फिर आता है बहामंडल, एक्सोस्फीयर, 400 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर जितना ही मंडल है बहामंडल आता है। चुंबकीय मंडल भी इसे कहा जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस भरपूर मात्रा में आपके बहामंडल में देखने को मिलती है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहामंडल, ये 5 मंडलों को आपको याद कर लेना है। इस तरीके से बना है, ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी। पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, आपके मध्य मंडल, समताप मंडल, आपके आयन मंडल, फिर आपका बहामंडल देखने को मिल जाएगा। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर मोटी परत को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। कभी कभी इस मंडल में विशिष्ट प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मूला मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता ओजोन परत की उपस्थिति है, जिसके कारण इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। तो आपको ये बिल्कुल भी याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप चाहो तो इसका मैप का स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपनी कॉपी में ड्रॉ भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सौर मंडल। सौर मंडल के कुछ पॉइंट है, जैसे बुध ग्रह। बुध ग्रह को अन्य ग्रह, गॉड ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता है। इस रंग की बात करें तो ग्रे रंग का होता है, धूल कण के कारण इसका रंग ग्रे दिखता है, सबसे छोटा है। ग्रहों की संख्या इसमें 0 है। परिक्रमण जो काल है वो 88 दिनों का सूर्य का चक्कर चारों ओर 88 दिनों में करता है, और परिभ्रमण अपने अक्ष पर 59 दिनों में पूरा करता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी की बहन कहा जाता है, चमकीला ग्रह है, सूर्य का परावर्तन के कारण 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी भी उपग्रह की संख्या 0 है। 255 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है और अपना खुद का चक्कर 243 दिनों में लगा लेता है। पृथ्वी जल ग्रह, नीला कहते हैं जल की अधिकता के कारण। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एक उपग्रह है। उपग्रहों पर बात की जाए तो चंद्रमा है। 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा लेता है, और अपना परिभ्रमण जो काल है वो 24 घंटे में पूरा करता है। मंगल पृथ्वी का भाई कहा जाता है, लाल रंग का दिखता है आयरन ऑक्साइड के कारण। दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसके 2 उपग्रहों की संख्या है, फोबोस और डीमोस। 687 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। 24.5 मतलब 24 घंटे 5 मिनट में, 24 घंटे 5 मिनट में जो है अपना अक्ष पूरा कर लेता है। बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं, पीला रंग का दिखाई देता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण सबसे बड़ा ग्रह है। 95 उपग्रहों की संख्या है। गैनीमीड इसका सबसे प्रमुख उपग्रह है। 12 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है, 10 घंटे में सबसे कम में अपना चक्कर लगा लेता है। शनि सुंदर ग्रह कहलाता है, काला है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण काला दिखाई देता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 274 उपग्रह संख्या जो कि सबसे ज्यादा है। टाइटन, रिया और एटलस इसके प्रमुख उपग्रह हैं। 29 वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाता है, 10.5 में अपना खुद का चक्कर लगा लेता है। अरुण लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, हर रंग का दिखता है मीथेन की अधिकता के कारण। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 28 इसके उपग्रहों की संख्या है। टाइटेनिया इसका प्रमुख उपग्रह है। 84 वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाता है, 17.5 घंटे में अपने परिभ्रमण काल पे अक्ष लगाता है। वरुण जो कि ठंडा ग्रह है, हल्का नीला दिखता है, नाइट्रोजन और मीथेन के कारण चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। 16 उपग्रह संख्या है। टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह। 165 वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाता है, 17 घंटे में परिभ्रमण काल इसका माना जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इसके कुछ ग्रह हैं। आप एक लाइन में अगर मैप पे देखोगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ठीक है, क्या रखना है। अरुण को यूरेनस भी कहते हैं, वरुण को नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। कुछ तथ्य जैसे आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल कहलाते हैं। बाह्य ग्रह जिन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं वो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण कहलाते हैं। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है। अपोलो किस ग्रह पर पुराना नाम है तो बुध ग्रह का नाम था। पृथ्वी के ग्रह के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सर्वाधिक गर्म ग्रह बुध नहीं है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। प्रेशर कुकर जैसी स्थिति वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। लक्ष्मी पठार किस ग्रह में स्थिति है, शुक्र ग्रह में। मैगलन अंतरिक्ष यान का संबंध शुक्र ग्रह से है। सुबह का तारा, शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। गैलेक्सी जैसा ग्रह शनि ग्रह को कहते हैं। निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। घड़ी की दिशा में घूमने वाले ग्रह शुक्र और वरुण हैं। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन के द्वारा ग्रह को सूची से हटाया गया था प्लूटो ग्रह को। अरुण और शुक्र ग्रह सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। शुक्र और अरुण सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। सबसे दूर का ग्रह वरुण ग्रह है। वलय वाले ग्रह बृहस्पति में 5 वलय हैं और शनि में सबसे ज्यादा 7 वलय हैं।
सर्वाधिक झुकाव वाला ग्रह यूरेनस, अरुण ग्रह को जो है सर्वाधिक झुकाव वाला ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये ग्रह को याद कर लो, एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर वर्ष बन जाते हैं, है ना, हर वर्ष बन जाते हैं, कभी उठा के ऊपर नीचे करके पूछ लेता है, इससे आप नहीं बच पाओगे। चलिए, अच्छा, हमने यहाँ पर अपना भारत का भूगोल को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है विश्व का भूगोल। अब विश्व के भूगोल में हमारी जितने भी चैप्टर बाकी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो विश्व के भूगोल को देखने के लिए आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसी वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज ही समाप्त करेंगे। और विश्व के भूगोल को देखने के लिए जैसे कि हमने बताया आपको हमारा ऐप भी है, उस ऐप पर भी वीडियो अपलोड होती है, वहां पर भी आप जाके देख पाओगे। तो आज के लिए धन्यवाद।